वेट अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप उन चुनिंदा लोगों में से है जो आज जानने वाला है कि बैंक्स आखिर काम कैसे करता है, बैंक का मेन प्रॉफिट आखिर आता कहाँ से है। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हेडफोन लगा के एक साइलेंट सी जगह पे जाके चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छा है एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज का वीडियो तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं बताने वाला हूँ बैंक का बिजनेस मॉडल। वेल, आप में से आप बहुत लोग बोलेंगे कि सर मुझे तो बैंक का बिजनेस मॉडल पता है कि बैंक आखिर जो हमारे पास से जो पैसा हमें मिलता है उस पैसे को बैंक्स किसी को कार लोन या फिर होम लोन में देता है एंड उसमें से जो उनको इंटरेस्ट आता है उसका कुछ परसेंट वो हमें देते हैं एंड बाकी वो खुद रखते हैं। तो अगर आपका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक्स आखिर पैसा कमाता कैसे है। सबसे पहले मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया कहाँ से आया। जब कोविड-19 का सिचुएशन पहले शुरू हुआ था तब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं गया अपने पास वाले बैंक पे जो कि है SBI। एंड SBI पे जाने के बाद मुझे SBI पे बाहर बहुत लंबा लाइन मिला। कम से कम 20 से 25 लोग खड़े हुए थे पैसे निकालने के लिए। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया एंड कुछ लोगों को पैसे देने के बाद बैंक का जो मैनेजर है उसने बताया कि हमारे पास अवेलेबल कैश नहीं है, आप कुछ टाइम बाद में आइए। तो मुझे लगा कि शायद इनका जो कैश है वो कहीं और पे है, मतलब कोई सीक्रेट जगह पे है जहाँ ताकि कोई रिस्क ना हो। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन जब मैं 2 दिन बाद फिर गया तब बोला कि कैश अभी तक नहीं आया है, आपको कुछ देर और रुकना पड़ेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैश आ जाएगा। तब मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि भले ही कैश किसी और जगह पे है, लेकिन यहाँ पे हम नेट बैंकिंग UPI की मदद से कुछ मिनटों में लाखों पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल किसी A आदमी के अकाउंट से B आदमी के अकाउंट में हम लाखों का पैसा बस कुछ मिनटों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर बैंक्स इतना पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकता है। उसके बाद मैंने गूगल पे बहुत रिसर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे एंड मुझे एक शॉकिंग फैक्ट पता चला जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं भी पहले जब छोटा था मैं ये सोचता था कि बैंक जो हमारा पैसा है उस पैसे को किसी बिजनेसमैन या फिर कोई ज़रूरतमंद लोगों को कार लोन या फिर होम लोन में देता है एंड उससे वो लोग 12% से लेके 16% तक का चार्ज लेता है एंड उस चार्ज के बाद जो बचता है उसमें से 6% हमें हमारे सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देता है एंड बाकी वो खुद रख लेते हैं। फिर मैंने जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे ये बात सोचना पड़ा कि अगर 12 में से 6% वो हमें दे रहा है तो उनके पास कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6%। तो इस 6% में वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी चला रहे हैं, बैंक्स का मेंटेनेंस खर्च चला रहे हैं, बैंक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिक्स कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए कार्स ले रहे हैं, उनके लिए मतलब बहुत सारा खर्चा आता है एक बैंक का। AC लगा रहा है, कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इतना पैसा आता है, फिर बैंक का जो मालिक है वो प्रॉफिटेबल कैसे होता है। तब मुझे ये शॉकिंग फैक्ट पता चला। असल में होता तो ये है कि बैंक्स के पास हमारा पैसा होता ही नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसे, चलिए मैं आपको पूरा क्लियरली समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास गया, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। मैं बैंक में गया, अपने $100 बैंक में मैंने सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, ठीक है। एंड मैं घर चला आया, मैंने फ़ोन खोल के देखा उसमें मेरा बैलेंस 100 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आदमी आया जिसको फॉर एग्जांपल होम लोन चाहिए, तो बैंक उसे 90 रुपीज़ दे रहा है होम लोन के लिए। अब 90 रुपीज़ क्यों, क्योंकि हर बैंक का एक लिक्विड कैश का रेशियो होता है
जो इंटरनेशनल फेडरल बैंक है उसके तहत पहले से ही इशूड होता है कि जो 10% कैश है वो उनके खुद के पास लिक्विड में रखना पड़ेगा, तो वो 10% रख देते हैं एंड बाकी 90% वो उस आदमी को दे दिया। तो अब मेरा ये सवाल है कि अगर आपके 100 रुपये में से 10% बैंक के पास है, यानी कि 10 रुपये बैंक के पास है एंड बाकी 90 रुपीज़ उस आदमी के पास चला गया, तो आपके पास बचा कितना? 10 रुपये बचना चाहिए। ये तो बेसिक मैथ है ना, 100 में से 90 जाएंगे तो 10 बचेंगे। लेकिन फिर आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल पे 100 रुपीज़ बैलेंस कैसे दिखाता है? कैसे दिखाता है? यहाँ पे 100 रुपीज़ आपके पास है एंड यहाँ पे उस आदमी के पास भी 100 रुपीज़ है, उस आदमी के बैंक अकाउंट में भी 90 रुपीज़ है। तो ये एक्स्ट्रा 90 रुपीज़ कहाँ से आया, जबकि आपने बैंक को बस 100 रुपीज़ दिया था? एक्स्ट्रा ये 190 रुपीज़ कैसे क्रिएट हो गया? नहीं समझे? चलिए ठीक से समझाता हूँ। असल में होता क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा गेम है जिसे जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। एंड अगर आपको ये पहली बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देख लेना, मुझे भी ये समझने में 2 से 3 महीने लग चुके हैं। तो सबसे पहले इस गेम का शुरुआत कहाँ से होता है? इस गेम का शुरुआत होता है इलेक्शन के टाइम से। इलेक्शन के टाइम में जब कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर अपने वोट के लिए देश के जनता को वादा करता रहता है कि मैं अगर पावर पे आऊँगा तो आप लोगों के लिए स्कूल खोलूँगा फ्री का, हेल्थ केयर खोलूँगा फ्री का, ये कर दूँगा फ्री, वो कर दूँगा। एंड लोग उसके बातों में आके उसे वोट में जिता भी देता है। अब सच बात तो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हैं, वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। तो इसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो नेशनल बैंक से लोन्स लेता है, ठीक है। एंड नेशनल बैंक से वो लोन्स लेता है। वो लोन्स कोई पैसा नहीं होता है। उस लोन्स में मतलब उसमें बस वो जो हम बोलते हैं ना नेशनल ट्रेजरी, जिसमें देश का जो गोल्ड है, देश का जो सिल्वर है, देश का बाकी जो एसेट है वो सब गिरवी रखा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बस एक कागज़ होता है, कागज़ का सर्टिफिकेट होता है जिस पे बस उस पॉलिटिकल लीडर या फिर देश का जो प्रेसिडेंट है उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि मैं आपको $1 बिलियन मैं आपके बैंक से ले रहा हूँ एंड इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं आपको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको बैक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये बॉन्ड, जिसे हम सिंपल भाषा में IOU बोलते हैं, वो बेच दिया। एंड वो बेचने के बाद जो देश के बड़े बड़े बैंक्स है वो आके उस पर बोली लगाते हैं एंड उसे खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद ये जो बैंक्स है, ये बैंक्स फिर जाते हैं फेडरल बैंक के पास, फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है। फेडरल रिजर्व बैंक के पास जाने के बाद ये सारे बैंक्स इस बॉन्ड को उसे दे देता है एंड उससे पैसे ले लेता है। अब मज़े की बात यह है कि फेडरल रिजर्व बैंक के अकाउंट में हमेशा 0 बैलेंस रहता है। तो फिर वो ये पैसा कैसे देता है? एंड अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक नेट बैलेंस वो हमेशा ही 0 रहता है। तो सच बात तो ये है कि फेडरल रिजर्व बैंक एक मैजिक की तरह बस कंप्यूटर्स में टाइप करके मनी क्रिएट कर देते हैं। $1 बिलियन क्रिएट हो गया। उसके बाद ये कंपनीज, ये बैंक्स फिर से जाते हैं एंड उस पार्टिकुलर टाइम के बाद वो जो पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल पार्टी, देश ने जो कर्जा लिया था वो हमारे स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, आर्मी के लिए, इन सब के पीछे वो कर्जे को यूज़ करते हैं। एंड वो कर्जा उतारता कौन है? कर्जा हम उतारते हैं टैक्सेस के थ्रू। आप ही सोचिए, आप अपने पूरे ज़िंदगी में कितने टैक्सेस पे करते हैं? बहुत सारे टैक्सेस। इस टैक्सेस को पे करने से वो कर्जा उतरता है एंड जब वो पर्टिकुलर टाइम आ जाता है, गवर्नमेंट इस टैक्सेस के थ्रू अपना पैसा उस बैंक को देता है एंड बैंक से वो बॉन्ड
वापस ले लेता है, जिसका असल में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं जो पहले बताया कि बैंकिंग सिस्टम, उसमें आते हैं। आपने 100 रुपये बैंक को दिए, 100 रुपये अपने बैंक को दिए एंड उसी बैंक ने उसमें से 10 रुपये अपने पास रखा एंड 90 रुपीज़ किसी और को दिए। तो यहाँ पे 190 रुपये सिर्फ बैंक में बैठे बैठे बैंकिंग जो सिस्टम है उसने क्रिएट कर दिया टाइप करके। आप खुद ही सोचिए वो एक्स्ट्रा 90 रुपये कहाँ से आया, क्योंकि आपके अकाउंट में भी 100 दिखा रहा है, उसके अकाउंट में भी 90 रुपीज़ दिखा रहा है। अब ये सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक्स में जो डिपॉजिटर्स है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अनगिनत। एंड बैंक्स में जो लोनर्स है वो भी बहुत सारे हैं, अनगिनत। यानी कि इसका पैसा उसे दे रहा है, उसका पैसा इसे दे रहा है। ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिस्टम है जिसमें हम सब रह जाते हैं। एंड इस सिस्टम को जानबूझ के इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि कोई इसे समझ ना सके। उसके बाद ये पैसा, ये 90 रुपीज़, अब उस 90 रुपीज़ को उसने फॉर एग्जांपल कार खरीदने के लिए लिया है, तो वो कार लोन वो किसी कार खरीदने वाले को दे देता है वो 90 रुपीज़। एंड वो 90 रुपीज़ जब उसे वो देता है तो उसमें से उस जो कार सेलर है उसके बैंक अकाउंट में 90 रुपीज़ चला जाता है। फिर से 90 रुपीज़ चला गया बैंक में, वो कोई भी बैंक हो सकता है। एंड उसका 10% रखने के बाद, यानी कि 9 रुपीज़ रखने के बाद, बैंक उसका बाकी 81 रुपीज़ फिर से किसी और को लोन में दे देता है। तो पहले तो थे 100 रुपये, उसके बाद हुए 190 रुपये एंड उसके बाद ये एक्स्ट्रा 81 रुपीज़। ओके, यानी कि वो 190 एंड ये 90, यानी कि 90 90 180, यानी कि वो 270 रुपीज़ बैठे बैठे 100 से 270 रुपीज़ सिर्फ कंप्यूटर्स में नंबर्स टाइप करके क्रिएट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे चलता है बैंकिंग सिस्टम। एंड अगर आप सोचते हैं कि बैंक्स का जो कार लोन, होम लोन, यही सारे बैंक के एकमात्र इनकम सोर्सेस है, तो अब गलत है। बैंक का सिस्टम आखिर असल में ऐसे काम करता है। इस बात का डर जो यूएसए के इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक फादर्स थे, उनको पहले ही पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने बताया था कि करेंसी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर्स को ही बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हें आप जितना मर्जी उतना छाप नहीं सकते, इसीलिए इनको गॉड करेंसी भी कहा जाता है, यानी कि भगवान का पैसा। इसीलिए दुनिया के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी, ये सब आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर्ड ये सब रखने को बोलते हैं, क्योंकि इसे कोई बैंक जितना मर्जी उतना छाप नहीं सकता या फिर जितना मर्जी उतना बना नहीं सकता। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि जब एक बैंक में एक साथ 20 से 25 लोग एक साथ चले जाते हैं तो बैंक के पास पैसा क्यों नहीं होता है? इसी वजह से नहीं होता है। तो अगर आपको जानना है कि इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। एंड ये सारी बातें मैंने ऐसे ही बता नहीं दिया, ये सारी बातें मैंने माइकल मेलोनी की बुक इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर्स प्रीसियस मेटल्स, उस बुक में से बताया है। एंड अगर आपको वो बुक खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अननोन वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।